तो आज का लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। जो आप लोगों ने कल जो ऑफलाइन जो बच्चे होंगे वो देखे होंगे कि कहाँ तक टॉपिक छूटा हुआ था। प्रकाश का परावर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन को मैं फर्स्ट लेक्चर में और कुछ बता दिया हूँ और सेकेंड लेक्चर आज जो है स्टार्ट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सभी बच्चों को परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमेशा जो बताए जा रहे हैं आप इसको देखिए और सुनने का प्रयास कीजिए। और इसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे नहीं, इसलिए आप पढ़ना ना भूलें। और इस प्रकार के वीडियो जो जब तक आपको अपलोड होता है तब तक आप ये देखिए। लेक्चर तो देखना ही है, बाद में भी इस लेक्चर को देख लेंगे तभी क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट जो है कि पूरा हो जाएंगे। इसलिए तो हम देर तो नहीं करेंगे। देर करते हुए अब हम चैप्टर पर चलते हैं। क्या है? प्रकाश का परावर्तन से हम लोग चैप्टर जो कल से फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का जो है प्रकाश का परावर्तन, जो कि हम लोग इसमें से क्वेश्चन जो है और बता चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से छूटा हुआ था, जो आपको लेक्चर यहाँ से बनेगा पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। यह क्या होता है इसके बारे में, यह सेकेंड लेक्चर है। जो बच्चे यदि नहीं फर्स्ट लेक्चर सुने होंगे वो फर्स्ट लेक्चर जाकर सुन लेंगे, ताकि वीडियो समझ में आपको सब समझ में आने लगे कैसा क्वेश्चन कहाँ से उठा कर प्रश्न पूछता है। इस क्वेश्चन का इस चैप्टर का पढ़ाने का मकसद है अभी कि आपको इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, जो कि पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी के बारे में हम लोग को अब जानने का प्रयास करते हैं। पारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। आपको समझ में आ गया होगा पारदर्शी यानी पदार्थ किसे कहा जाता है। तो हमको बच्चों बोलना है पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो प्रकाश आसानी से आपको पार कर जाता है, उसी को पारदर्शी कहते हैं। जैसे में आप कांच समझते हैं, कांच, हाँ कांच समझते हैं। कांच जो समझते होंगे शीशा में जब प्रकाश होता है तो इस पार से उस पर चला जाता है, तो इसी को जो बोलते हैं पारदर्शी। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ऐनक भी यहाँ पर देखिए छापा हुआ है। जैसे चश्मा जो है, चश्मा छपा हुआ, चश्मा अगर पारदर्शी नहीं रहता तो हम देख नहीं पाते। जो प्रकाश जो है आपको आगे पार हो जा रहा है, इसलिए इसको पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे पानी हो गया, पानी में भी आप लोग देखे होंगे इस पार से उस पर दिखता है। जैसे हवा है, अभी हवा सभी जगह है भरा हुआ, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसी को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबड़, आँख की पलक, दूध, घाना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि। अब समझ में आ गया होगा बच्चे कि यानी कि पारभासी वह पदार्थ है जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, यानी अपने में से होकर जाने देते हैं। जैसे आप लोग कभी आप लोग बच्चे हैं, आप लोग देखे होंगे जब आपको तेल लगा हुआ कागज में आप देखेंगे तो इस प्रकार का महसूस होगा कि जो उन पर पड़ेगा प्रकाश एक छोटे भाग से ही वो होकर जाने देता है। जैसे कि बैलून का रबड़ हो गया, बैलून का रबड़ से भी आप देखे होंगे प्रयोग करके। आँख के पलक होगा, आँख की पलक देख रहे हैं ना, हाँ ये अब देख रहे होंगे। दूध घाना धुआं में भी देख रहे होंगे। तो जिस प्रकार से ये पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, पेंट, मोटा, गत्ता इत्यादि। हाँ, अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ करते हैं जो कि प्रकाश को इस पार से उस पर नहीं जाने देता है, जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, उसी को बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, लोहा पदार्थ, अलकतरा, पेंट, मोटा, गत्ता इत्यादि। आप समझ गए होंगे कि आपको पेन जैसे देखिए अगर इस पर से इस पर अगर जाना रहे तो नहीं जाएगा,
तो इसको समझ जाएंगे कि अगर प्रकाश इस पार से उस पर नहीं जा रहा है यानी कि अपारदर्शी वस्तु है। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे अलकतरा हो गया, अलकतरा में नहीं जाएगा, पेंट में भी मोटा गत्ता इत्यादि में नहीं जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यानी कि क्या क्या, एक पारदर्शी पदार्थ, एक अपारदर्शी पदार्थ और एक क्या पारभासी पदार्थ। अगर कोई बोलेंगे पारभासी के 2 उदाहरण बताएं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा पारदर्शी क्या 2 उदाहरण बताएं, अपारदर्शी के 2 उदाहरण बताएं, पारभासी का 2 उदाहरण बताएं, तो आपको पता ही हो गया होगा। अब बता सकते हैं कि पारभासी यानी पारभासी किसको बोलते हैं और पारदर्शी पदार्थ किसे बताए। तो आप बताइए कि पारदर्शी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ के आप अगर कोई पूछ दिया ऑप्शन में कि लकड़ी हुआ, कागज हुआ, इस प्रकार से पूछेगा, भुलवा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए पारदर्शी के आपको याद करना होगा कि सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकाश एक पदार्थ माने कि आसानी से उस प्रकार को, कोई पदार्थ हो वैसे पदार्थ जो आसानी से प्रकाश मतलब आर पार यानी कि इस पार से उस पर चले जाए, तो आप समझ जाइएगा कि पारदर्शी पदार्थ है। जैसे अगर होगा तो पदार्थ एक हवा हो गया, हवा में देख सकते हैं। जैसे मैं अभी एक आपको प्रतिबिंब, जैसे ऐनक चश्मा जो है ग्लास जो लगाया हुआ रहता है वो पारदर्शी पदार्थ हो गया। इसी प्रकार से 2 उदाहरण आप अगर बोला जाए कि अपारदर्शी के क्या होता है, तो अपारदर्शी में जैसे देख लिए होंगे आप लोग, अपारदर्शी में जैसे लकड़ी हो गया, मेज हो गया, चेयर हो गया, कुर्सी, इससे आपको पारदर्शी यानी कि वो प्रकाश इस पार से उस पर नहीं जा सकता है, न जाने देता है, तो इसलिए अपारदर्शी कहेंगे। और फिर है कि जैसे पारभासी में वह पदार्थ जो पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा कांच हो गया, तेल लगा कागज हो गया, बैलून का रबर। तो आपको उदाहरण याद रहना चाहिए बच्चे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, तो आप समझ गए होंगे अब इस वीडियो के माध्यम से कि आप क्या होता है। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग सभी बच्चे क्लास में जो ऑफलाइन क्लास हो रहा था उसमें से आपको अच्छी तरह से बताया गया था, लेकिन फिर भी से प्रयास कर रहा हूं कि जो ऑनलाइन पर आएंगे ऑफलाइन में आएंगे फिर से वो पुनः सीखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो पूछे जाते हैं इसलिए मैं इस चैप्टर को लेकर के आया हूं। तो आप इस पर बने रहे जब तक वीडियो लास्ट ना होता हो। और अपने बच्चों को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि क्लास जो सुनील सर के क्लास चल रहा है, इसलिए इसमें आए और ऐसे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। और जो है बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। आप लोग को याद कराए हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन मुख्य 2 नियम होते हैं। मुख्यतः कितने नियम होते हैं? 2 नियम। आप लोग को पता है ये क्वेश्चन आएगा, VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग रट कर जाएंगे। और कल जो है कल वाले एग्जाम में आप एकदम जाएंगे और इसको लिख करके नोट करके यहीं आ जाएंगे। एकदम एग्जाम हॉल में ही लगेगा कि क्या चुटकी का खेल है, इसलिए क्वेश्चन जो है हमेशा ऐसे बनते रहेगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। प्रकाश के परावर्तन मुख्यतः कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम याद कर लेना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है कि आपतन कोण और इधर परावर्तन कोण होता है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर 20 डिग्री पर है तो 20 डिग्री बनेगा आपतन कोण, और परावर्तन कोण आपतन कोण I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से करते हैं। तो याद करना है कि अगर कोई बोलेंगे परावर्तन के नियम कितने हैं तो 2, तब 2 है तो पहला क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि देखिए, एक आपतित किरण, एक परावर्तन किरण, एक अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो आपको सीख लिया। कमेंट मेरा अच्छा दिख नहीं रहा सर, इसलिए थोड़ा ब्राइटनेस को और आगे थोड़ा करते हैं, प्रयास करते हैं कि अच्छा लगे वीडियो, तभी आपको बच्चे लोग को परेशान करके रख देता है जी। मक्खी लोग भी इस पे परेशान कर देते हैं, क्या बताया जाए। ठीक हो गया? ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप सभी ने वीडियो पर बने रहिएगा। तब तक नहीं आ रहा है।
चलिए प्रकाश का परावर्तन नियम, यानी कि पहला नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। याद हो गया, याद हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपको याद करना है कि एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक अभिलंब जो कि समतल तल में एक ही में होते हैं। समझ में आ रहा है। फिर है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, जो खींचे गए अभिलंब से कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, यानी कि आपतित किरण और एक अभिलंब से खींचा गया जो बनता है कोण उसी को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तित किरण और एक अभिलंब से बने कोण को क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण बोला जाता है। कौन सा कोण बोला जाता है, परावर्तन कोण बोला जाता है। फिर एक समतल धर्म पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में वापस लौट जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोल जाते हैं। इसको अभिलंब बोलते हैं। देखिए एक जो आया किरण जो पड़ा और यही दिशा में, यही सेम दिशा में गुजर गया, ये इसी को बोलते हैं अभिलंब। तो आपको याद हो गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, तो याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे गए प्रकाश का परावर्तन को कितने नियम होते हैं, तो 2 बताना है। तो अगर कोई बोलेगा कि लिखे तो आपको बोलना है कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन कोण हमेशा जो होता है बराबर होते हैं, कोण I बराबर कोण R होते हैं। और दूसरा बोलना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यह आपको कॉन्सेप्ट को याद करना होगा। और क्या लिखना होगा कि आपतित किरण किसे, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए जो किरण होते हैं अभिलंब से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बिंदु से खींचा गया बनेगा उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब की परिभाषा लिखे। आप लोग प्रतिबिंब की परिभाषा लिखे, इसमें भी आपको आ जाएगा। प्रतिबिंब की परिभाषा लिखे। उत्तर है कि किसी बिंदु मिलती स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आप समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग प्रतिदिन जब आते हैं ट्यूशन कोचिंग तो आप सोच लीजिएगा कि बिना आँख में चेहरा देख ले भी नहीं करते हैं, तो प्रतिबिंब तो देख करके ही आप लोग आते हैं। सब कहते हैं कि सब एस्नो पाउडर लगा के आते हैं, हमारे पास सब नहीं रहता है एस्नो पाउडर। लेकिन देखिए क्या होता है, देख रहे होंगे कि एक प्रतिबिंब जो है, जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब ये आपको मिरर पर दिख रहा होगा, देख रहे हैं। तो ये बोलता है कि किसी बिंदु पर मिलती स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन अभी समझ आया था ना ये कि जब ये आपतित किरण परावर्तित किरण, तो ये बोला हुआ है कि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से देखिए ये यहाँ से गया, ये आपतित हुआ, इसके बाद ये आपको आपतित होकर के परावर्तित हो गया इधर ना। तो बोल रहा है कि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रतिबिंब इस स्रोत को कहते हैं। अब प्रतिबिंब भी होता है तो 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। आपको देख रहे होंगे कि आपका जो है वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु देख रहे हैं ना, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ा हुआ है। और रियल इमेज है, ये रियल है। और इसका जो है वर्चुअल इमेज में क्या है कि आपको वस्तु जो है, वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, इसके बारे में और अच्छी से जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर रखा हुआ है। अब प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बना हुआ है, पीछे बना हुआ है। तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब
और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसको अब जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु मिलती है स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे में आपका ये समतल दर्पण में है, आप समतल दर्पण में देखते होंगे तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, जैसे ऐनक वगैरह पर्दा पर ये सब है, उसको हम देख सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। आप देखे होंगे क्या कि हमेशा कैसे उल्टा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी कि नीचे से ऊपर नहीं। जैसे कि अभी हम जब ऐनक में आप लोग अपना बाल वगैरह फेस वगैरह देख के आते होंगे तो आप दाएं हाथ से जब ऐसे चीरते होंगे तो लगता होगा कि बाएं हाथ से हम बाल को बना रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। देखे हैं जी। तो अगर बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ेंगे तो लगेगा कि दाहिने हाथ से बायां कान को पकड़े हुए हैं। ऐसे गलती नहीं की है कि हम पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि आपको बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, माने कि देखिए समझिएगा पहले, किसी बिंदु से मिलती है स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन पर टकराता है। दर्पण से ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है, ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब इससे जब टकराता है जितने हैं उतना ही एक देखिए इमेज बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है ना। लेकिन देखिए इधर से जब खड़ा हुआ था ये राइट साइड से आपको एक रखा हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड भी प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दा पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु मिलती है स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे में मान लीजिए, अच्छा से दिख नहीं रहा था, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या है? देखिए आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, यानी कि सीधा होता है। आप देखे होंगे सीधा क्या आभासी प्रतिबिंब में? कहाँ पर देखे हैं? इसे आसानी से नहीं देखे। अरे कहाँ क्या जी, अच्छा वीडियो नहीं होने पा रहा है। हाँ देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब याद करना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु मिलती है, जब बिंदु मिलता है तो स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से जैसे टकराया और आ गया, तो उस पर जिस बिंदु पर वास्तव मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बोल देंगे। और इसमें आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु मिलती है स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या मैंने वैसा कहाँ कौन सा प्रयोग में दिखा सकते हैं? जैसे समतल दर्पण से अगर बनाया जाए, अभी आगे और अच्छा से समझा दे रहे हैं। देखिए दिया हुआ है, चलिए देखिए, समतल दर्पण दोबारा बाना प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। हाँ देखिए, अब समतल दर्पण प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है? देखिए, किसी साधारण कांच की एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड
मतलब एजी से सिल्वर होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। आप समझ में आ रहा होगा कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाए, तो किसी साधारण कांच पर एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत को चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड को लगाकर चढ़ा करके उसको हम लोग समतल दर्पण को बना सकते हैं। यानी कि और फिर कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखे। इसका विशेषता क्या होती है, ये हमेशा देखिए इसको लिखना होगा। आप VVI क्वेश्चन में मानेंगे कि देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता लिखे। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप समतल दर्पण देखे हैं? समतल दर्पण देखे हैं आप लोग जी? नहीं ना, देखे हैं? कहाँ देखे हैं आप लोग? देखे होंगे आप लोग, कहाँ देखे हैं? हाँ, यही समतल दर्पण। अभी अपना 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 फेस अभी बिना समतल दर्पण को देख ले तो कोनो का आना नहीं है। प्रतिदिन ऐसा है कि आपको रूटीन है ऐसा, जब तक आप लोग बाल नहीं झाड़िएगा, बढ़िया आँख को फ्रेश नहीं करते हैं, तब तक लेते घर से हिलना ही नहीं है। काहेला उसे काहेला जी? बारात में जा रहता है। हाँ हीरो। हाँ तो देखिए बहुत ही आजकल के बच्चे उदंडी थे, क्या करे चाहे एकदम बताना पड़ता है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सभी लोग कह रहे हैं ना कि सर शादी करने वाली तो ऐसे पाउडर लगेबे करते हैं, लेकिन ऐसे भी लगा के आते हैं। ट्यूशनियों में लगता है कहीं जाना है तो उतना ना बने, ध्यान दीजिए लेकिन कम दीजिए। देखिए समतल दर्पण आप लोग समझ गए होंगे कि समतल दर्पण जो है हमेशा आप अपना फेस को देख करके आते हैं। तो देखिए उसका विशेषता क्या है। विशेषता भी यह है कि सबसे पहला विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग देखे होंगे ऐसे खड़ा होते होंगे तो पीछे बनता है। तो उस समतल दर्पण की विशेषता बोलेंगे तो पहला विशेषता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा का ऐसे कहाँ बनता है? पीछे बनता है। क्या बनता है? पीछे। अब आगे समझ में। अब दूसरा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। यानी कि हम जितना बड़ा है 5 फीट के, तो 5 फीट के पीछे के प्रतिबिंब बनेगा। अगर 10 फीट के कोई चीज वस्तु है तो 10 फीट के ही बनेगा। यानी पहला क्या हुआ? प्रतिबिंब कहाँ होता है? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। दूसरा में क्या बोले? दूसरा में बोलेंगे कि प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है बराबर बनता है। जैसे कि देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो वस्तु होता है उसके आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब बनता है। फिर है तीसरा में पॉइंट में, प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु का अपेक्षा में क्या बनता है? सीधा बनता है। आप लोग देखे होंगे जैसा था वैसे सीधा बने। जितना पर एंगल पर झुकेंगे उतना ही पर बनेगा, जितना एंगल पर झुकेंगे उतना बनेगा। यानी कि सीधा होता है। आप प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अभी जस्ट बताए थे आप, देखिए उल्टा होता है यानी कि बाएं हाथ से पकड़िए दाएं कान को तो लगेगा प्रतिबिंब दाएं हाथ से छुए हैं बाएं हाथ को, बाएं हाथ से छुए हैं कान को, दाहिना कान को छुए हैं ना जी, तो बायां प्रतीत होगा कान के, अरे बायां पकड़े हैं। तो ऐसा यानी कि नहीं होता है। देखिए प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिबिंब जो है ये पार्श्विक में क्या होता है? उल्टा होता है। अब प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं क्या आप? अरे अभी पर्दा यानी लगा दिए, दीवार पर लगा दिए कहीं ऐसे, तो इसमें चित्र हमको बना। तो ये क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण से अरे आभासी होता है, अतः हम इस पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि समतल दर्पण कोई कहेगा कि आभासी पर सुनिए ध्यान दीजिए, तो मरबो करेंगे। आप लोग का नहीं कह रहे हैं, यह सब आया उन लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग तो कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए, बस उतना ही काफ़ी है एनर्जी के लिए। क्या करें? देखिए यहाँ देखिए बताइए कि प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं जी। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अगर जब हम 10 मीटर दूर पर खड़ा है तो 10 मीटर पीछे बनेगा प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है जी? आगे देखे होंगे पहाड़ वहाँ पीछे है, उतना ही दूरी पहाड़ हो उतनी ही दूरी दिखता है। तो समतल दर्पण की विशेषता आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला विशेषता बताइए क्या होता है? समतल दर्पण का पहला विशेषता क्या होता है बताइए?
हाँ, दर्पण के पीछे क्या बनता है? नाक बनता है? नहीं, प्रतिबिंब बनता है। उसको लिखना है कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है, दर्पण के पीछे और क्या दूसरा प्रतिबिंब है बताइए? और दूसरा विशेषता क्या है? प्रतिबिंब का वस्तु के आकार बराबर। हाँ, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। और बताइए दूसरा, तीसरा बताइए। हाँ, अपेक्षा में सीधा बनता है, आपको जैसा है वैसा प्रतिबिंब भी बनता है सीधा। और आगे बताइए, पार्श्विक का प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा होता प्रतिबिंब प्रतीत होता है, यानी कि दाएं कान को पकड़ेंगे बाएं, बाएं कान को पकड़ेंगे दाएं, ऐसा प्रतीत होता है। अब समझ में आ गया होगा। और क्या है? ये आभासी प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। आगे समझ में? ये आपको VVI क्वेश्चन है। अब कल के एग्जाम में आप जाकर बैठ के लिखिएगा, ऐसा देखिएगा एग्जाम हॉल में, बताइएगा सर कि हाँ सही में आ गया था सर। तो और वीडियो में पीछे वाला में देख लीजिएगा आप लोग कि उसको क्वेश्चन लेक्चर जो पीछे बताया हुआ है, एक और फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो नए स्टूडेंट बच्चे होंगे उन लोग भी सुन लेंगे। और शॉर्ट में आप चलते हैं कि पीछे वाला क्या क्या है। कोई पूछ देता है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? कल ही बताए थे किस में होता है प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? आप लोग बताइए। यानी कि निर्वात में होता है, यानी कि किस में होता है? देखिए आप लोग को वीडियो के माध्यम से, पीछे वाला वीडियो आप लोग देखना ना भूले, सभी जो है आपको बता दिया गया है। देखिए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार, 2 प्रकार से होता है। एक क्वेश्चन VVI एकदम मान करके चलिएगा, इस जगह से आपको एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और नहीं आएगा तो आप बताइएगा कि नहीं आया है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन जो है इसमें जो है हमेशा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए इसको देखना ना भूलिएगा। वीडियो पीछे वाला में है, बोला है कि देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। और यही पूछ देता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये अदम, ये सोच लीजिएगा कि अदम आना है, नहीं आने की बातें मत कीजिएगा कि नहीं आएगा। और क्या है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? तो याद कर लेना कि 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। और ये प्रकाश की गति को सबसे पहले कौन से मापे थे? तो आपको बता देना कि ओलाउस रोमन ने मापे थे। और ये प्रकाश की किरण हमेशा जो सीधी रेखा में गमन करता है, अगर ऐसे भी पूछ देता है कि प्रकाश की किरण आपको कैसी रेखा में गमन करता है, तो उसको बता देना कि सीधी रेखा में या तो सरल रेखा में बता देना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन और अगर बोल देगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं, तो बता देना है कि गैस में पाए जाते हैं। और सबसे कम किस में पाए जाते हैं? तो ठोस में पाया जाता है। उसी प्रकार से ध्वनि के ऑपोजिट पूछ देता है कि सबसे, माने प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से विपरीत होती है, यानी क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। यानी ध्वनि के बारे में बताया जाए तो सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। और सबसे कम किस में होती है? तो गैस में होती है। उल्टा इसे बता देना है। तो आपको यहाँ से आप लेट नहीं करेंगे, वीडियो शॉर्ट में बताते हैं। अगर जो बच्चे नहीं उस क्लास में होंगे, आप पीछे क्लास में ही जो है चैप्टर 1 का जो फिजिक्स का है प्रकाश का प्रवर्तन, पीछे वाले लेक्चर में आप देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है? समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। अब गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण की परिभाषा देखिए, जो बच्चे को लिखना चाहते होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नोट बनाते जाइएगा। नोट बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे जो मतलब पीछे क्लास में नहीं देखे और नहीं पढ़े, वो आज पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि सर जो कह रहे थे बहुत ही बढ़िया कह रहे थे सर, आज हम लोग नोट नहीं बनाया, आपका कहा हुआ बात नहीं माना। तो आप लोग ऐसा ना करें कि आप लोग इसी प्रकार से बने रहिएगा। न्यू सेशन अब स्टार्ट जो होगा, इसके बाद जो है फरवरी लास्ट तक यानी मार्च में लगभग जो न्यू बैच प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आपको जो इस देहात का, गांव का में इस प्रकार से बोर्ड लगाया हुआ है, इसका भी आपको गरिमा को देखना है और इसको बचाना है। और यदि नहीं पढ़ाने पाते होंगे, आप बताना है कि सर यहाँ पर ये गलती है। एकदम सोच लीजिए, निधड़ बताइए आप उसको। मैं सोच लीजिएगा कि अगर एक बार की गलती बहुत जो होता है
आपको याद रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखिएगा कि सर यहाँ पर मिस हो रहा है, आप थोड़ा और प्रयास कीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिएगा ना। इसके बाद देखिएगा आपको एनर्जी जिस प्रकार से आप लोग एनर्जी दीजिए उस प्रकार से एनर्जी में हम लग जाते हैं। है कितना ये हल्ला कर रहे हैं जी, चलिए रुकिए। चलिए आज गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पद है और गोलीय दर्पण की परिभाषा पढ़ने का देखते हैं क्या है। अब देखिए गोलीय दर्पण की परिभाषा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण जी। कैसा क्या होता है? खोखले गोलीय का। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार बताना है? दो प्रकार के। कौन कौन होता है? अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण और कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। आप लोग बच्चे लोग बैठ जाइए जी, बैठ जाइए बैठ जाइए। बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी लोग, आपको दिखाने का प्रयास भी करूंगा लेकिन अभी नहीं दिखा रहा हूँ। बच्चे लोग बहुत अच्छे ठंडा में आते हैं, लेकिन इन लोग को देखिए कितना लगन से आते हैं। कोई 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 10 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, बताइए ना। अब 5 किलोमीटर का अलग अलग सब बच्चे जो है ना, सब जगह है टीचर, लेकिन अब यहाँ एक डिजिटल बोर्ड के कहिए या तो मेरे से कहिए, मैंने देख रहे कि भीड़ लगा देता है एकदम। हमको भी लगता है कि मैंने अच्छे कुछ मैंने इन लोग को सीख दिलाना चाहिए कि इतना कि एकदम सोचो भोर में जग के आ जाते हैं, 5 बजे तबाह कर देते हैं। पढ़ाना पड़ता है, क्या करें। इन लोग का आशीर्वाद से बहुत बढ़िया से एक देखिए डिजिटल बोर्ड लगा दीजिए, बहुत अच्छा से। चलिए अब सब लोग का दुआ रहेगा तो अब डिजिटल बोर्ड का हर क्लास में लग जाएगा। स्कूल भी चलता है, इसलिए मैं सोचा अभी तो कोचिंग के लिए है व्यवस्था, लेकिन स्कूल भी इसी में से सब बच्चे लोग को इसी से माध्यम से दिखाई दिया जाता है। उन लोग को अलग अलग बहुत सारा मतलब सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए आगे देर नहीं करेंगे, नहीं तो कहेंगे कि बहुत भांज रहा है टीचर वहाँ, एक चलते भाजेंगे नहीं। अगर क्वालिटी होगा तभी लाइक कमेंट कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, इससे क्या बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं आता कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ऐसा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बताइए आप? दो प्रकार। कौन कौन होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए बहुत अच्छा। अब गोलीय दर्पण कुछ महत्वपूर्ण पद है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण होता है। आप गोलीय दर्पण देख रहे हैं, गोलीय खोखला है। थोड़ा शांति बनाइए, इसका भी देखिएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण कुछ महत्वपूर्ण पद क्या है? एक उसमें ध्रुव होता है। क्या होता है? आप लोग देख रहे होंगे ध्रुव यहां पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं? ध्रुव समझते हैं? अरे ध्रुव नहीं समझते हैं जी, कैसे नहीं समझते हैं? कौन कौन ध्रुव होता है आप लोग को पता नहीं है? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी कि ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस बिंदु P से दर्शाया जाता है। देखो बीच सेंटर ना, देखो बोला है ना, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे कहाँ से दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। माने गोलीय दर्पण का पहला पद हो गया क्या कि ध्रुव जो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव कहते हैं और इसे P से दिखाते हैं। पहला एक हो गया महत्वपूर्ण। और दूसरा है कि वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र C से है, देख रहे हैं ना? वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण को देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग में होता है उस गोले का केंद्र, देखो वह केंद्र ना दर्पण को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको कहाँ से दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। इसको कहाँ से दिखाते हैं? याद हो जाएगा ना? इसको लिखना आ जा करके, अगर नहीं लिखिएगा तो बहुत मार खाइएगा। आइएगा तभी भी मारेंगे, बता दे रहे हैं। पास होकर के आइएगा ना, तब वो अगर जिस दिन लड्डू लेके आइएगा उस दिन भी मारेंगे कितना जी किचन में आया था तो कहाँ नहीं लिखे थे, ठीक है ना? हाँ, पास होने से नहीं माने मतलब है, आपको परसेंटेज अच्छा आज जाने से नहीं, ज्ञान रहेगा तभी आपको होगा। ये आजकल तो सब ऐसा सरकारें हैं कि क्या कहे चाहे नहीं, सब बचवाने के मारने के लिए हम लोग इलाज नहीं करता, नहीं तुम लोग को कूट के मुआ देते हैं। हम लोग भी याद नहीं करते थे जी, सरकारें और हम लोग को छूट नहीं दिया है, कहे कि नहीं बच्चे लोग को नहीं मारना है। अब बच्चे लोग को जब तक विद्या चमकी नहीं, हम लोग को देहातन बुढ़वन कहते हैं कि जब तक कहीं जानते हो बाबू तो का जस छड़ी चमकी, आप वैसे ही आपको जैसे जितना मैंने चमकेगा वो उतना ही विद्या बमकेगा कहते थे। और हम लोग भी वैसे पिटा रहे थे, लेकिन
आप लोग को जो है ना, हम लोग को पाबंदी सरकार लगा दी, तो मारने में हम लोग को भी लगता है कैसे जाके आप लोग कर दीजिएगा। एक बच्चा क्या किया कि उसको गार्जियन मार रहे थे, हमको याद आ जाता है, नहीं ना आए हैं, अब कह रहे हैं ना कि ये सर उनका गार्जियन बैठा थे, कहाँ हमको तो कहले नहीं जा रहा था, कहाँ नहीं कहल जा रहा है सर, बताइए नहीं, पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों के शिष्टाचार में हम क्या हुआ बताइएगा ना जी। तो कह रहे हैं ना कि जानते हैं कल दू झाप जब मारे ना बच्चों के जाओ ट्यूशन, तो क्या कह रहे रुक रुक, हम मारे हैं ना पापा, रुके रुके हम जा रहे हैं केस कर देते हैं। अब उसको मजाक में ले लिए कि केस सही में करने जाएगा लड़कवा, 5 साल के 6 साल के लड़के क्या केस करने जाएगा। अब गया, अब देखल था उसको, हमेशा जाते हैं तो दिखाने देते हैं बच्चे लोग के गार्जियन लोग के, यहाँ देखिए थाना आए थे, यहाँ ब्लॉक आते हैं। अब यहाँ से बच्चा उठ करके चला गया वहीं चला गया, कहाँ जानते हैं 5 किलोमीटर चला गया, वहीं लखिया पर अब मुझे कह रहा है कि आप क्यों मारे हैं, आपको ऊपर केस करेंगे, अपना पीते जी पर कर रहा है। तो आप लोग को तो टीचर के छोड़बे नहीं कीजिएगा लग रहा है तो ये बताइए कि आप लोग को ऐसा कीजिएगा कि नहीं, टीचर के माने टीचरों पर केस कीजिएगा जी, मम्मी पापा पर केस करने चल जाएगा, ऐसा होता है। अब बताइए ना, ऐसा है बच्चे लोग का भी एकदम मतलब सोचे मानसिकता बना हुआ है कि अगर कुछ करेंगे तो तुरंत हमारे हम जेल में केस करेंगे, उसको कितना अनुभव हुआ। तो आप लोग ऐसा ना कीजिए, पहले देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अवतल दर्पण, और अब उसका ये महत्वपूर्ण पद जो होता है उसको मैं अभी एक ध्रुव मिला जो कि मध्य बिंदु को होता है, P से दिखाते हैं, और जो है उसमें बनता है। अब वक्रता केंद्र की बात आया, वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र C है ना। अब जो है इसमें और बात है कि वक्रता केंद्र हो गया, अब वक्रता त्रिज्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह दूरी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की होती है। ये देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे समझ में ना, लिख देंगे कि वक्रता त्रिज्या, अगर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की फोकस, अरे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह दूरी ध्रुव माने कि ध्रुव P से लेकर C तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे R से सूचित किया जाता है, इसे क्या से लिखते हैं, कैपिटल R से, क्या से, यानी कि प्रधान या मुख्य अक्ष जिसको बोला जाता है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ देखो दर्पण के ध्रुव से देखिए यहाँ ना, ध्रुव से केंद्र की ओर यानी कि वक्रता केंद्र की ओर देख लिख रहे हो ना, जाने वाली रेखा दर्पण के प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाता है। देखो मुख्य अक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको मुख्य अक्ष कहलाता है। ये इसे जो लिख सकते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है ना। आप देखिए फिर फोकस दूरी क्या होता है, गोलीय दर्पण के फोकस F से दर्पण के ध्रुव P के दूरी को दर्पण को फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यानी कहाँ से कहाँ तक बताइए। देखिए फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के फोकस F से दर्पण के ध्रुव P की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि आप फोकस दूरी में देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन देख रहे हैं फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकस दूरी हुआ बीच में ना, ये क्या होगा, फोकस दूरी इसको भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, हाँ यहाँ से नहीं आएगा, गोलीय दर्पण फोकस दूरी F और वक्रता R में कहते हैं। हाँ ये देखिए VBI क्वेश्चन, और एक और अच्छा, जितने क्वेश्चन इसमें पढ़िएगा ना देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है, ये हमेशा क्वेश्चन, ये VBI क्वेश्चन है, आप एकदम नोट कर लीजिएगा, ये सोच लीजिएगा क्या आ रहा है। या ऐसा क्वेश्चन समझिए हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर जिस बच्चे को बताया था कि ये आएगा, लगभग आपको नोट कर लेना है, VBI बना देना। जो अच्छा से विचार से पढ़ा बच्चा लोग VBI क्वेश्चन मान करके पढ़ा साल भर में, वो क्वेश्चन जाकर बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसको 85% तक आ गया लगभग। आप बताइए कि आप लोग को इतना मेहनत से बताया जा रहा है, आप भोर में से आ रहे हैं वहाँ से जग करके 4 बजे से आते हैं, अब बताइए कि इतना नहीं पढ़िएगा, नोट नहीं बनाइएगा तो बढ़िया अच्छा नहीं ना है जी। तो आप लोग को नोट करना ना भूलिएगा,
नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कि पढ़ाई से आपको सर सब बता रहे हैं ऐसा ना, कुछ बाद में लिख लेंगे, बाद में होते रहेगा। पीछे वाले बच्चे लोग जो भी जो नहीं पढ़ा था वो तो पछता रहे, सर आपका कहा हुआ हो ही जाता है। इसलिए आप बात को मानिएगा कि जो अभी BBI क्वेश्चन बता रहे हो वो अब सोच लीजिएगा कि एकदम आना है, निश्चिंत है एकदम, सोच लीजिएगा। तो आप देखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और R में क्या संबंध है। अब ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, पढ़ाया हुआ है। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F, उसकी वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, एकदम पूरा है, अर्थात फोकस दूरी बराबर हो वक्रता त्रिज्या बराबर 2, यानी कि A बराबर R/2 का संबंध होता है। A बराबर R/2 की होता है, यानी कि त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ऐसे बोल देंगे कि त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, यानी लिख देंगे अगर R बराबर लिखना होगा तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, R बराबर 2F लिख सकते हैं, यानी कि R के दुगना होता है फोकस दूरी, R के दुगना होता है यानी फोकस दूरी। आगे समझ में, यानी संबंध क्या होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F, उसकी वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, माने फोकस दूरी R के आधी होती है। और ये बात तो अगर नहीं लिख देंगे कि R की आधी होती है तो कह देंगे कि R से दुगनी होते है फोकस दूरी, कह सकते हैं कि तो कह सकते हैं, अरे R बराबर देखे ना दुगनी होता है। तो हाँ, तो वो बोलेगा कि F और R में क्या संबंध है, तो लिख देंगे कि A बराबर R/2 का संबंध है, A बराबर R/2 का संबंध है। अरे लिखने नहीं आ जाएगा जी, A बराबर R/2 का संबंध है। अच्छा, अब बोला था गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं आप हैं, आप तो मन में प्रश्न उठ रहा है ना, आखिर 2 को होता है तो भाई अवतल दर्पण किसको कहेंगे, और फिर एगो क्या होता है, उत्तल दर्पण। अरे उत्तल दर्पण कौन होता है, तो चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए किसी गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। रजित, ये देखो लेप लगाया है जी, अवतल दर्पण देख रहे हैं ना, ये जो है ऐसे ऐसे देखिए, बोला ना किसी गोलीय दर्पण की बाहरी सतह, कैसा बाहरी सतह, कैसा सतह, ये बाहरी सतह जो है, बाहरी सतह पर लेप लगाते हैं, वो जब होता है तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, यानी बाहरी से, देखिए बाहरी सतह से रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। समझ में आ रहा है ना। अपने बाद दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ना भूले करना, और सोच लीजिए कि आपका एक लाइक एक कमेंट ही एनर्जी हम लोग को मिलता है। तब तक आप बने रहिएगा वीडियो पर, जब चढ़ाएंगे उस टाइम अपलोड करेंगे, उस वीडियो को आप देख लेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट कंफ्यूज में हुआ होगा उसको फिर से समझने का प्रयास कर लीजिएगा। और चैनल को अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट तक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों में इसी प्रकार से शेयर करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए जो नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।